हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डिज़र्विंग इंडिया। आई होप आप सभी को ही पता होगा कि हम प्रीलिम्स के लिए पिछले साल पूरा का पूरे साल के करंट इवेंट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। टॉपिक बाई टॉपिक्स हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं और आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, तो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट रहा है ये टॉपिक पिछले साल में, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चला था लोकसभा स्पीकर के बारे में कि किस पार्टी का लोकसभा स्पीकर यहाँ पर बनना चाहिए। तो क्यों था ये न्यूज़ में? क्योंकि लोकसभा के स्पीकर जो बनाए गए ओम बिरला बनाए गए, ठीक है? लोकसभा स्पीकर जो 18th नंबर की जो लोकसभा इस बार चल रही है, ठीक है? उसके दोबारा से री-इलेक्ट किए गए थे ओम बिरला को सेकंड टाइम क्या बनाया गया था? स्पीकर यहाँ पर बनाया गया था। तो ओम बिरला बिकेम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा फॉर द सेकंड टर्म, ठीक है? दूसरी बार के लिए इनको क्या बनाया गया था? स्पीकर बनाया गया था। अगर थोड़ा-सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर यहाँ पर हम देखें लोकसभा के स्पीकर के बारे में, तो इसको समझने से पहले आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 समझना होगा, ठीक है? फिर आपको उसको बिल्कुल क्लैरिटी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी कि किस तरीके से ये स्पीकर का कॉन्सेप्ट इंडिया में आता है। देखो, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, जिसको हम मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं, सबसे मेजर उसमें जो सबसे पहले जो बात हुई थी कि डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था एट द प्रोविंस लेवल, ठीक है? कि प्रोविंस लेवल पे एक दोहरी सरकार को क्या किया जाएगा? इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बट साथ-साथ में इसके साथ में और बात हुई थी कि सेंट्रल लेवल पे हम क्या करेंगे? एक बाइकैमरलिज्म लाएँगे, ठीक है? बाइकैमरलिज्म का मतलब 2 हाउस को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें एक का नाम रखा गया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स और एक का नाम रखा था लेजिस्लेटिव असेंबली। यही काउंसिल ऑफ स्टेट बाद में जाकर अपर हाउस या राज्यसभा का नाम लेती है और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली अभी ही जाकर लोकसभा का नाम लेती है। तो उस टाइम पे सेंटर पे जब लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, ठीक है? अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हुई थी और कहा था कि सेंटर में एक लोकसभा बनाई जाएगी और उसके भी क्या होंगे? वहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन होंगे। तो पहली बार अगर प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए, तो पहली बार जो इलेक्शन होते हैं वो लगभग 1920 के अराउंड अराउंड यहाँ पर होते हैं और किसके अकॉर्डिंग करवाए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग यहाँ पर करवाए जाते हैं। ठीक है? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को जो लोअर हाउस होती थी उस टाइम पे ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इन द ब्रिटिश इंडिया, मतलब उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दो या तो लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दो, एक ही बात है। जिसने बाद में किसका रूप लिया? जिसने बाद में जो रूप लिया वो लिया आपके पास लोकसभा का। इस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बाइकैमरलिज्म में काउंसिल ऑफ स्टेट्स की भी बात हुई थी। मतलब राज्यसभा और लोकसभा का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है? वो आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बातें हुई हैं और इसको क्रिएट किया गया था किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, जिसको हम मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं। मॉन्टेगू कौन थे? वाइसराय ऑफ इंडिया थे और मॉन्टेगू कौन थे? सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे और चैम्सफोर्ड कौन थे? वाइसराय ऑफ इंडिया थे। ठीक है? तो इट वाज सम टाइम कॉल्ड इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उस टाइम पे जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, काउंसिल थी, उस कुछ टाइम पे उसको इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से भी जाना जाता था या तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दो। जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी वो बनाया गया था अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर इंडिया और मैंने आपको बताया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अभी हम उसको नाम से जानते हैं लोकसभा। मतलब लोकसभा में ही स्पीकर का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता है। तो जब ये सारा का सारा ये प्रोविज़न आता है, ठीक है? तो अब होता क्या है हमारे पास? ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो फ्रेडरिक वाइट है ना, जब पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं 1920-21 के अराउंड अराउंड, तो फ्रेडरिक वाइट क्या बनते हैं? पहले स्पीकर बनते हैं और सचिंद्र नाथ सिन्हा क्या बनाए जाते हैं? पहले डिप्टी स्पीकर बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया में पहला जो इंडियन बना था ना वो स्पीकर नहीं बने थे, वो बने थे डिप्टी स्पीकर। ठीक है? फ्रेडरिक वाइट बने थे स्पीकर क्योंकि इतनी बड़ी वहां पर पोस्ट होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1920 का ये टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे तो ब्रिटिशर बिल्कुल डोमिनेंस रखते थे इंडिया के ऊपर, तो वो इंडिया को कभी भी फ्री नहीं करना चाहते थे। ये तो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि उनको इंडिया को रिलीज करना पड़ता है। ठीक है? मतलब ऐसे ब्रिटिशरों के दिमाग में कभी था ही नहीं कि हम इंडिया को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो फ्रेडरिक वाइट यहाँ पर 1920 के अराउंड अराउंड पहले स्पीकर बनते हैं और सच्चिदानंद सिन्हा करके पहले डिप्टी स्पीकर बनते हैं। फिर जब स्वराजिस्ट आते हैं, स्वराजिस्ट मतलब जब स्वराज पार्टी बनाई जाती है मोतीलाल नेहरू और सीआर है ना, आपके पास सीआर दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, जब 1923 में 31 दिसंबर 1922 या 1 जनवरी 1923 को जब ये पार्टी बनती है,
तो यही पार्टी क्या बोलती है कि हाँ, अब हम किस तरीके से ब्रिटिशरों के साथ फाइट करेंगे, हम इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब जो 1919 के अकॉर्डिंग जो इलेक्शन आए हुए हैं, हम अब सेंटर में जाकर क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और इन्होंने बहुत ज्यादा सीट्स भी यहाँ पर स्वराजिस्ट जीतते हैं। फिर ये एज अ मंत्री के रूप में मतलब लड़कर या मंत्री बनकर क्या करते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर क्या करते हैं, ब्रिटिशरों के साथ फाइट करते हैं आफ्टर गेनिंग सम पावर। ठीक है, तो अब 1925 का सिनेरियो आता है, स्वराजिस्ट की सबसे पहली जीत होती है विट्ठल भाई पटेल के रूप में। तो विट्ठल भाई पटेल पहले इंडियन बनते हैं, फर्स्ट सिलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कॉन्सेप्ट आया, उसमें सबसे पहले जो अचीवमेंट हमें मिली वो मिली विट्ठल भाई पटेल के नाम से। पूरे के पूरे स्पीकर, देखो स्पीकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, मतलब देखो ब्रिटिशरों के टाइम पे भी इंडियंस कुछ काम कर रहे थे, स्वराजिस्ट काम कर रहे थे। अब ज्यादातर जो सुनने का एक तरीका बना था, वो इंडियंस का भी बनने यहाँ पर वाला था। इंडियंस के भी व्यूज यहाँ पर सुनने स्टार्ट हुए थे 1925 में, जब विट्ठल भाई पटेल को क्या बनाया जाता है, पहला स्पीकर बनाया जाता है। इससे पहले सचिंद्रानंद सिन्हा तो थे, पर ये क्या थे, डिप्टी स्पीकर थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब बात कही जाए, जब 1951-52 में इलेक्शन हुए हैं, तो जीवी मावलंकर को क्या बनाया गया था, पहला स्पीकर बनाया गया था। फादर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव, फादर ऑफ इंडियन लोकसभा या फादर ऑफ इंडियन स्पीकर के नाम से भी किसको जाना जाता है, जीवी मावलंकर के नाम से जाना जाता है, गणेश वासुदेव मावलंकर। और अनंत स्वामी अयंगर को पहले क्या बनाया जाता है, डिप्टी स्पीकर यहाँ पर बनाया जाता है, किसका, लोकसभा का। यही काउंट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाद में चेंज होकर लोकसभा के नाम से बनी गई थी। ठीक है, और जीवी मावलंकर 1956 तक क्या रहते हैं, ये आपके पास स्पीकर रहते हैं। ये था हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब हम देखें कि अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, कि अभी हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इसको क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस मिले हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, आपके पास जो भारत का जो संविधान है, उसमें आर्टिकल 93 में, ठीक है, अनुच्छेद 93 में क्या कहा गया है कि हम क्या करेंगे कि हाउस ऑफ द पीपल है, जिसको लोकसभा के नाम से भी जानेंगे, उसका जो होगा मतलब उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, वो कौन होंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे। डिप्टी स्पीकर को स्पीकर के नीचे वाली पोस्ट नहीं होती है, ये बराबर ही पोस्ट होती है। ठीक है, मतलब ये बराबर ही पोस्ट होती है, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देते हैं, डिप्टी स्पीकर मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास याद रख लेना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सिनेरियो रखा गया अंडर द आर्टिकल 93। अनुच्छेद 93 के अंडर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या कहा गया कि जो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो होंगे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। हालांकि डिप्टी स्पीकर नॉट ए सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, हाउस के लिए। इनकी सैलरी वगैरह, अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं, वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के ही द्वारा मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि हाँ क्या ये इलेक्टेड होते हैं या नॉमिनेट होते हैं, तो ये इलेक्टेड पर्सन होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, लोकसभा स्पीकर को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है अमंग लोकसभा मेंबर्स। ठीक है, कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वही वोट डालते हैं और उनको ही क्या बनाया जाता है, स्पीकर बनाया जाता है। मैक्सिमम टाइम यही होता है, क्योंकि यही प्रोविजन रहता है, यही पॉसिबिलिटी रहती है कि जो जीती हुई पार्टी होती है उसी के ही स्पीकर बनते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वोट उन्हीं के ही पास होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ वोट उनके पास है, तो ज्यादातर वोट भी उन्हीं को ही मिलेंगे। अगर मान लो कि अगर उनके खिलाफ, अगर पार्टी के खिलाफ अगर कोई वोट करता है, तो फिर क्या हो जाता है, एंटी डिफेक्शन लो, आप सभी को ही पता होगा। 10th जो शेड्यूल में बातें गई हैं, 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में राजीव गांधी सरकार जी के द्वारा जो लाया गया था, तो उनके ऊपर फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और पहले ही सभा से वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए मतलब जब इसमें एक्टिंग स्पीकर जब हटते हैं तो इलेक्शन होते हैं और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पार्टी जो इस टाइम पे मेजोरिटी में है उसी के ही क्या बनाया जाए, स्पीकर बनाया जाए। तो आर्टिकल 93 बात कहता है लोकसभा के स्पीकर के बारे में, और आर्टिकल 178 कहता है कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी क्या होंगे, स्पीकर होंगे, और वही क्या होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे स्टेट की असेंबली के। ठीक है, तो स्टेट की असेंबली के ये चीजें होंगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनके कुछ काम कहे जाएं कि क्या क्या इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या क्या क्या इनके काम होते हैं, तो पहली बात, सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये होते क्या हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरी सबसे बात, इनकी पास जो पावर होती है ना, वो होती है कास्टिंग वोट की।
कास्टिंग वोट मतलब क्या होता है, जब एक आपके पास टाई की कंडीशन देखी जाती है तो उस टाइम पे इनके पास स्पेशली मतलब 50-50 का मामला अगर आ गया तो इनके पास स्पेशली प्रोविजन होता है कास्टिंग वोट का। नॉर्मली ये वोट नहीं करते हैं बट इनके पास स्पेशली प्रोविजन है किसका, कास्टिंग वोट का। तीसरी सबसे बात, इनके पास एक और सबसे बड़ी एक पावर होती है, वो होती है मनी बिल से रिलेटेड, ठीक है। यही रेटिफाइड करते हैं, ठीक है, यही रेटिफाइड करते हैं कि हाँ ये कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। आफ्टर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द लोकसभा, और फाइनली जो अथॉरिटी या फाइनल अथॉरिटी जो होती है विद रिलेटेड टू द मनी बिल किसके पास होती है, स्पीकर के पास, इसके पास मनी बिल की फाइनल अथॉरिटी होती है, जो बात करता है अंडर आर्टिकल 110। और ये मनी बिल स्पेशली जो बात करता है वो बात करता है कंसोलिडेट फंड से, ठीक है, कि कंसोलिडेट फंड में कुछ भी चेंज करनी है तो आपको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मनी बिल को इंट्रोड्यूस यहाँ पर करना पड़ेगा, जो आर्टिकल 110 में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल उसका नैरो स्केप होता है, फाइनेंशियल बिल का ज्यादा स्कोप होता है, बट इसकी जो स्पेशली प्रोविजन होती हैं वो किसके पास होती हैं, स्पीकर के पास होती हैं। राज्यसभा में ये सिर्फ 14 डेज के लिए जाता है, फिर ऑटोमेटिकली ये पास हो जाता है, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं किस किसके, लोकसभा के एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ही हैज स्पेशली राइट्स ऑफ द कास्टिंग वोट, ठीक है। नॉर्मली he can't vote in the normal assembly, but he has a right of the casting vote. Money bill, he has a specially power with related to the money bill, ठीक है। he lastly ratified the it is a money bill or it is a not a money bill, ठीक है, कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो ये फाइनल अथॉरिटी जो दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, स्पीकर के ही द्वारा दी जाती है। चौथा, ठीक है, जॉइंट सेशन, he is also a presiding officer of the joint session, ठीक है। जॉइंट सेशन के भी हेड कौन होते हैं, जॉइंट सेशन के भी हेड कौन होते हैं, लोकसभा के ही स्पीकर होते हैं। ही ऑल्सो एक्ट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जॉइंट सेशन, ठीक है, जिसको बुलाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे मिलकर बात करती है। तो ये 3-4 इसके पास क्या होती है, स्पेशली पावर इनके पास ये रहती है, ठीक है। तो ये था आपके पास आज का सेशन स्पीकर के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।